रात में नोएडा शहर रंगीन रोशनी के एक शानदार लिबास में लिपट जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें और तेजी से विकसित होती नई टाउनशिप दिल्ली के पास इस इलाके के चमत्कारी आर्थिक विकास का सबूत थीं। इस शानो शौकत के बीच शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर स्थित सम्राट लाउंज एक महल की तरह चमकता था। चमचमाते ग्रेनाइट से सजी इसकी बाहरी दीवारें, लगातार रंग बदलती एलईडी लाइट्स और सामने खड़ी महंगी गाड़ियों की कतारें सम्राट लाउंज को इस क्षेत्र के सबसे आलीशान और डंक-अप मनोरंजन स्थलों में से एक बनाती थीं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि ऐसी चकाचौंध वाली जगहों पर मखमल के पर्दों और धड़कते संगीत के पीछे समाज के सबसे गहरे और अंधेरे गड्ढे छिपे होते हैं, जहां इंसानियत को कुचला जाता है और भयानक अपराधों को एक डरावनी खामोशी में दफन कर दिया जाता है। सम्राट लाउंज एक ऐसी ही जगह थी। हमारी कहानी सितंबर 2022 की एक देर रात को शुरू होती है। अरुण मेहरा, एक 40 वर्षीय बिजनेस एग्जीक्यूटिव, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अपने कुछ क्लाइंट्स को मनोरंजन के लिए सम्राट लाउंज लेकर आए थे। अरुण एक सुलझे हुए और अनुभवी व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें अक्सर ऐसी जगहों पर क्लाइंट्स को ले जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने लिए एक मर्यादा बनाए रखी थी। हमेशा की तरह लाउंज के मैनेजर ने उनके प्राइवेट केबिन में ड्रिंक्स परोसने और गाने चुनने के लिए कुछ महिला कर्मचारियों को भेजा। उनमें एक बहुत ही कम उम्र की लड़की थी जिसने अपना नाम प्रिया बताया। प्रिया का चेहरा एक पहाड़ी लड़की की तरह खूबसूरत और मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुहक और एक छिपा न सकने वाला डर था। वह मशीनी ढंग से अपना काम कर रही थी, लगभग खामोश थी और बाहर कॉरिडोर से मैनेजरों की डांट सुनकर कभी कभी चौंक जाती थी। अरुण, जिनकी खुद की बेटी प्रिया की उम्र की थी, ने अपनी संवेदनशीलता से तुरंत इस असामान्यता को महसूस किया। जब किसी का ध्यान नहीं था तो उन्होंने देखा कि प्रिया की आस्तीन गलती से ऊपर चढ़ गई, जिससे उसकी कलाई पर चोट के कुछ ताज़ा नीले निशान दिखाई दे रहे थे। कुछ गलत महसूस करते हुए अरुण ने दूसरे ग्राहकों की तरह अशिष्ट व्यवहार करने के बजाय प्रिया से बहुत विनम्रता से बात की। उन्होंने उसके गृहनगर और परिवार के बारे में पूछा। इस अप्रत्याशित दयालुता ने जैसे उस युवा लड़की के दिल के किसी गहरे कोने को छू लिया। उसकी बेजान आंखों में अचानक एक कमजोर सी चमक आ गई। उस रात प्रिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह अरुण को विदा कर रही थी और जब उनके क्लाइंट्स का ध्यान कहीं और था, तो उसने फुसफुसाते हुए एक हताश अनुरोध किया। अगली बार जब आप आएंगे तो क्या आप मुझे बुला सकते हैं? मैं बस बात करना चाहती हूं। उस अनुरोध ने अरुण को घर जाते समय बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। वह उस लड़की की मदद मांगने वाली आंखें और उसकी कलाई पर लगे चोट के निशान नहीं भूल पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना न कर पाने के कारण वह अकेले सम्राट लाउंज वापस गए। उन्होंने प्रिया से मिलने का अनुरोध किया। उस केबिन में, जहां सिर्फ वे दोनों थे, न शोर भरा संगीत था, न किसी की जांचती नजरें। प्रिया खुद को और नहीं रोक पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। इतने लंबे समय से दबे हुए अपमान और पीड़ा के आंसू बह निकले। उसने अरुण को अपने जीवन की दुखद कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह उत्तराखंड की रहने वाली है और उसे यहां काम करने के लिए धोखे से लाया गया था। लाउंज के मालिक, एक कुख्यात और क्रूर पति पत्नी रणजीत सिंह, जिसे लोहा चेहरा के नाम से भी जाना जाता था, और उसकी पत्नी मीना सिंह ने शुरू में सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन दिया था जिसमें उसे बहुत अच्छी तनख्वाह पर वेट्रेस की नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन जैसे ही वह यहां पहुंची, उन्होंने उसके सारे पहचान पत्र और फोन जब्त कर लिए और उसे बिना पढ़ने दिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने उसे और दर्जनों अन्य लड़कियों को ग्राहकों के साथ बैठने और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसे भूखा रखा जाता और बेरहमी से पीटा जाता। यह सुनकर अरुण गुस्से से भर गए। उन्होंने प्रिया को भागने और पुलिस को रिपोर्ट करने की सलाह दी, लेकिन प्रिया ने पूरी निराशा में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक वास्तविक खौफ था। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। वे इंसान की खाल में शैतान हैं। यहां 2 दीदियां थीं जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था, और कुछ महीने पहले वे अचानक गायब हो गईं। गायब हो गईं? मतलब? अरुण ने पूछा। हम में से कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गईं। प्रिया की आवाज कांप रही थी। उनके नाम कविता और सुनीता थे। वे बिहार के रहने वाले थे। वे बहुत हिम्मत वाली थीं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गईं। उन लोगों ने उन्हें अधमरा होने तक पीटा। उस रात के बाद किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। मालकिन मीना ने कहा कि उन्हें सबक सिखाकर घर भेज दिया गया है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर उन्हें घर भेजा गया तो उनका सामान अभी भी यहां क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि पति
पत्नी ने उन्हें मारकर यहीं कहीं लाउंज में लाश छिपा दी है। प्रिया के शब्द सुनकर अरुण सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सभ्य शहर के बीचों बीच एक इतनी भयानक जगह मौजूद हो सकती है। एक ऐसी क्रूर कहानी जो किसी हॉरर फिल्म जैसी लगे। वह जानते थे कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अब सिर्फ प्रिया नाम की एक लड़की की कहानी नहीं थी। यह कई जिंदगियों का सवाल था। एक ऐसा अपराध जिसे प्रकाश में लाना जरूरी था। उन्होंने प्रिया को कुछ पैसे दिए और उसे अपने पास रखने को कहा, और यह भी कि किसी को इस बारे में पता न चले। उन्होंने वादा किया कि वह उससे और दूसरों को बचाने का कोई तरीका खोजेंगे। उन्होंने प्रिया को बहुत सावधान रहने, आज्ञाकारी होने का नाटक करने की सलाह दी ताकि किसी को शक न हो, और उनकी खबर का इंतजार करने को कहा। लाउंज से निकलकर अरुण सीधे नोएडा पुलिस मुख्यालय गए। उन्होंने अपराध शाखा में जाकर एक विशेष रूप से गंभीर मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलने का अनुरोध किया। शुरू में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को एक ग्राहक से वेश्यावृत्ति की गतिविधियों के बारे में टिप मिलने पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जब अरुण ने प्रिया की कही बातों का विस्तार से वर्णन किया, विशेष रूप से 2 लड़कियों की हत्या और शव छिपाने की जानकारी, तो कमरे में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मामले की सूचना तुरंत नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। डीसीपी आलोक वर्मा, क्राइम ब्रांच के प्रमुख, जो बड़े मामलों को सुलझाने में अपनी निर्णय क्षमता और विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे, ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसी रात एक गुप्त जांच दल का गठन किया गया। डीसीपी वर्मा ने माना कि यह एक बेहद कठिन और खतरनाक मामला था। एकमात्र सूचना का स्रोत एक ग्राहक और एक बंदी बनाई गई लड़की से आया था, जिसे धमकी दिए जाने पर कभी भी वापस लिया जा सकता था। सम्राट लाउंज जैसे जटिल स्थान पर सीधा हमला करना, जहां एक मजबूत संरक्षण नेटवर्क और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, बिना ठोस सबूत के सिर्फ सांप को छेड़ना जैसा होता। इससे अपराधियों को सबूत मिटाने और गवाहों को चुप कराने का समय मिल जाता। इससे भी बुरा, यह उस लड़की के जीवन को खतरे में डाल सकता था जिसने बहादुरी से खबर दी थी। डीसीपी वर्मा ने एक गुप्त, लंबी जांच करने का फैसला किया ताकि अंतिम जाल फेंकने से पहले पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए जा सकें। एक विस्तृत और साहसी जांच योजना बनाई गई, जिसे 3 मुख्य दिशाओं में विभाजित किया गया। पहली टीम रणजीत लोहा चेहरा और मीना सिंह के साथ सम्राट लाउंज के बारे में सभी सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करेगी। वे कौन हैं, कहां से आए हैं, उनके संबंध क्या हैं, क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरी टीम साइबर सेल लाउंज के डेटा सिस्टम में दूर से घुसपैठ करने की कोशिश करेगी। सुरक्षा कैमरों से लेकर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और पति पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक किसी भी अवैध गतिविधि और कथित रूप से गायब हुई लड़कियों, कविता और सुनीता की पहचान के बारे में कोई भी सुराग खोजेगी। तीसरी और सबसे खतरनाक टीम वास्तविक स्थिति का पता लगाने, सूचना की पुष्टि करने और सीधे सबूत खोजने के लिए लाउंज के अंदर एक अंडरकवर जासूस को भेजेगी। शेर की मांद में घुसने की योजना तैयार थी। जांच दल के गठन के तुरंत बाद सभी टीमों ने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। पहली टीम ने जल्द ही सम्राट लाउंज के मालकिन की एक तस्वीर तैयार कर ली। रणजीत सिंह, 45, उपनाम लोहा चेहरा, नोएडा का मूल निवासी नहीं था। वह एक कुख्यात इलाके से आया था और अतीत में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में जेल जा चुका था। वह खाली हाथ नोएडा आया था, लेकिन अपनी क्रूरता और धूर्त तरीकों से उसने जल्द ही अपना दबदबा बनाया और सम्राट लाउंज का साम्राज्य खड़ा किया। उसका उपनाम लोहा चेहरा केवल उसके भावहीन चेहरे के कारण नहीं था, बल्कि उसकी उस क्रूरता के कारण भी था जिससे वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा देता था। उसकी पत्नी मीना सिंह, 40, एक और भी खतरनाक पहेली थी। उसका अतीत काफी जटिल था। रणजीत से मिलने से पहले वह कई बड़े क्लबों और बारों में काम कर चुकी थी। अपनी चालाकी और अंडरवर्ल्ड के अनुभव के साथ मीना ही सम्राट लाउंज के सभी व्यावसायिक कार्यों के पीछे का दिमाग थी, जबकि रणजीत बाहरी मामलों, संरक्षण और हिंसा से निपटने का काम करता था। मीना सीधे तौर पर लड़कियों का प्रबंधन, चयन और प्रशिक्षण करती थी। इस बीच साइबर सेल की टीम एक लगभग अभेद्य दीवार से टकराई। लाउंज के कैमरे घने रूप से लगाए गए थे, लेकिन एक बंद सिस्टम थे जो केवल 72 घंटों के बाद डेटा को स्वचालित रूप से ओवरराइट कर देते थे। दूर से घुसपैठ के सभी प्रयास विफल रहे। इससे अपराधियों की व्यावसायिकता और सावधानी का पता चला और यह पुष्टि हुई कि मामले को सुलझाने का एकमात्र तरीका अंदर एक व्यक्ति को भेजना था। यह भारी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के 2 सर्वश्रेष्ठ जासूसों के कंधों पर डाली गई। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, जिनकी आकर्षक पर्सनैलिटी और बात करने की कला थी, एक अमीर नए अमीर बने प्लेबॉय की भूमिका निभाएंगे। सब इंस्पेक्टर पूजा शर्मा,
एक युवा, खूबसूरत लेकिन मार्शल आर्ट में माहिर और मानसिक रूप से मजबूत महिला जासूस एक और भी खतरनाक मिशन पर जाएंगी। एक गांव की लड़की होने का नाटक करना जो नौकरी की तलाश में है, और सम्राट लाउंज में एक कर्मचारी के रूप में शामिल होना। अंडरकवर जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर विक्रम, सनी नाम के एक कंस्ट्रक्शन टाइकून की भूमिका में, जल्द ही लाउंज के एक नियमित ग्राहक बन गए। पानी की तरह पैसा बहाकर, कर्मचारियों को भारी टिप देकर और अपनी वाकपटुता से वह धीरे धीरे रणजीत लोहा चेहरा के करीब आ गए। शराब के दौर के दौरान रणजीत, जो अपनी शेखी बघाड़ने की आदत के लिए जाना जाता था, ने धीरे धीरे लाउंज के संचालन के तरीकों और उसके संरक्षण नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उजागर करना शुरू कर दिया। एसआई पूजा का मिशन कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक था। रानी नाम की एक लड़की की भूमिका में, जो नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर आई थी, वह सम्राट लाउंज में नौकरी के लिए पहुंची। मीना सिंह ने अपनी पारखी नजरों से उसे सिर से पैर तक देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ उसे काम पर रख लिया। पूजा को तुरंत लाउंज के पीछे एक जर्जर स्टाफ क्वार्टर में ले जाया गया, जहां लगभग 20 अन्य लड़कियां रहती थीं। उसका फोन और पहचान पत्र तुरंत जब्त कर लिए गए। मीना ने कहा कि यह लाउंज का नियम है ताकि लड़कियां भाग न जाएं या कोई मुसीबत खड़ी न करें। भारी लोहे का गेट पूजा के पीछे बंद हो गया। उस पल से वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गई। उसने सचमुच नरक में कदम रख दिया था। स्टाफ क्वार्टर के अंदर का जीवन एक जेल जैसा था। लड़कियों पर रणजीत के कुछ भरोसेमंद गुर्गों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती थी। उन्हें शाम से लेकर अगली सुबह तक काम करना पड़ता था। कोई भी जो विरोध करने या भागने का इरादा करता, उसे बेरहमी से पीटा जाता। अपने पहले ही दिन पूजा को एक लड़की को सिर्फ इसलिए पिटते हुए देखना पड़ा क्योंकि उसने एक महंगी शराब की बोतल तोड़ दी थी। उसे एक अंधेरे कमरे में घसीटा गया और बेहोश होने तक पीटा गया। इस दृश्य ने उसके दिल में गुस्सा भर दिया, लेकिन उसे एक डरे हुए, अनुभवहीन चेहरे के नीचे अपनी भावनाओं को छिपाना पड़ा। उसे जीवित रहने के लिए अपनी पूरी अभिनय क्षमता और चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने एक आज्ञाकारी, थोड़ी भोली और बात मानने वाली लड़की होने का नाटक किया, लेकिन साथ ही साथ उसने दूसरी लड़कियों से दोस्ती करने के तरीके भी खोजे। शुरू में किसी ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। वे उसे दया और संदेह की मिली जुली नजरों से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और छोटी छोटी मददों से, जैसे उन्हें अपनी रोटी का एक टुकड़ा देना, उनके मेकअप में मदद करना या बस रात में सांत्वना के लिए उनका हाथ पकड़ना, पूजा ने कुछ का विश्वास जीत लिया, जिसमें प्रिया भी शामिल थी। वह लड़की जिसने बहादुरी से अरुण को खबर दी थी। रात में जब निगरानी बत्तियां बंद हो जातीं और गार्ड नशे में धुत हो जाते, फुसफुसाती बातों के माध्यम से पूजा ने पुष्टि की कि प्रिया की कहानी पूरी तरह से सच थी। यहाँ की लड़कियां लगातार डर में जी रही थीं। उन्होंने पूजा को कविता और सुनीता नाम की 2 लड़कियों के बारे में बताया। वे मजबूत इरादों वाली थीं और उन्होंने कई बार रणजीत और मीना के शोषण और पिटाई का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गईं। आखिरी बार जब लोगों ने उन्हें देखा था, वह रणजीत लोहा चेहरा द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद था। उस रात के बाद वे दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गईं। मीना ने दूसरी लड़कियों से कहा कि उन्हें सबक सिखाकर घर भेज दिया गया है, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। वे एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते थे कि शायद दोनों को मार दिया गया है। और फिर एक रात प्रिया से बात करते हुए पूजा को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली, एक ऐसी जानकारी जिसने उसके दिल की धड़कन रोक दी। उस रात प्रिया ने डर से कांपती आवाज में फुसफुसाया, जिस रात कविता दीदी और सुनीता दीदी गायब हुईं, मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने लाउंज के पिछले आंगन में कुछ तोड़ने और खोदने की आवाजें सुनी, बड़े सेप्टिक टैंक के पास। आवाजें लगभग पूरी रात आती रहीं। अगली सुबह मैंने देखा कि पिछले आंगन में सीमेंट का एक नया पैच था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। सेप्टिक टैंक, यही वह सुराग था जिसका जांच दल इंतजार कर रहा था। पूजा को पता था कि उस कंक्रीट की परत के नीचे 2 युवा लड़कियों के गायब होने का जवाब छिपा हो सकता है। अब उसका मिशन इस अत्यंत गुप्त जानकारी को बाहर अपनी टीम तक पहुंचाना था। एक ऐसा मिशन जो यहां घुसपैठ करने से भी ज्यादा खतरनाक था। उस तंग स्टाफ क्वार्टर में पत्थर जैसे सख्त बिस्तर पर लेटे हुए एसआई पूजा सो नहीं पा रही थी। सेप्टिक टैंक और रात में खुदाई की आवाजें उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह जानती थी कि उसके पास पूरे मामले की चाबी है, लेकिन इस चाबी को बाहर कैसे पहुंचाया जाए, यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई हल नहीं दिख रहा था। वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग थी। कोई फोन नहीं, कोई पत्र नहीं। रणजीत के गुर्गे लड़कियों की हर हरकत पर कड़ी नजर रखते थे।
कोई भी संदिग्ध हरकत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसकी जान ले सकती थी। उसने गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसे अस्पताल ले जाया जाएगा और उसे बाहर संपर्क करने का मौका मिलेगा। लेकिन वह चालाक औरत मीना ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने बस पूजा को कुछ सर्दी जुकाम की गोलियां दी और उसे एक अन्य महिला कर्मचारी की निगरानी में कमरे में बंद कर दिया। सारे दरवाजे बंद लग रहे थे। पूजा जानती थी कि उसकी एकमात्र उम्मीद अब इंस्पेक्टर विक्रम थे, जो एक अमीर ग्राहक की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन उनसे संपर्क करना भी बेहद जोखिम भरा था। कैबिनों में कैमरे लगे थे, कर्मचारियों की हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। एक गलत शब्द, एक गलत इशारा और वे दोनों पकड़े जा सकते थे। उसे इंतजार करना था, अत्यधिक तनाव में इंतजार। एक हफ्ते बाद इंस्पेक्टर विक्रम सनी के रूप में सम्राट लाउंज लौटे। इस बार वह खुद रणजीत लोहा चेहरा के साथ व्यापार की बात करने आए थे। यही वह मौका था जिसका पूजा इंतजार कर रही थी। मीना ने उसे सेवा के लिए केबिन में भेजा। केबिन में कदम रखते ही पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने साथी को उस अपराधी सरगना के साथ हंसते बोलते देखा। उसे किसी तरह संकेत देना था। मिशन शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ गुप्त संचार कोड तय किए थे। एक विशेष गीत गाने का अनुरोध करना, एक विशेष प्रकार का पेय गिराना, हर क्रिया का एक अलग अर्थ था। पूजा ने सामान्य रूप से अपना काम शुरू किया। उसने शराब परोसी, फल काटे, हमेशा एक डरपोक और आज्ञाकारी चेहरा बनाए रखा। रणजीत की नजरें कभी कभी उस पर पड़तीं, जांचती हुईं। एक छोटी सी गलती भी अंत हो सकती थी। उसे एक अव्यवस्था पैदा करनी थी। जब वह और बर्फ लेने के लिए मेज की ओर जा रही थी तो उसने चतुराई से अपना पैर फिसलने का नाटक किया और फलों की ट्रे को इंस्पेक्टर विक्रम के बैठने की जगह के पास फर्श पर गिरा दिया। अरे बेवकूफ लड़की, रणजीत चिल्लाया। जी, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए सनी साहब, पूजा ने घबराते हुए कहा और जल्दी से फल उठाने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। ठीक उसी छोटे से पल में, जब वह अपने साथी के बहुत करीब थी और रणजीत का ध्यान फर्श पर बिखरे हुए सामान पर था, उसने बहुत तेजी से फुसफुसाया। आवाज लगभग न के बराबर थी, लेकिन इतनी कि इंस्पेक्टर विक्रम सुन सकें। पिछला आंगन, सेप्टिक टैंक, कविता और सुनीता। उसके नीचे इंस्पेक्टर विक्रम, एक अनुभवी जासूस के अनुभव के साथ, ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने बस हल्की सी खांसी की और रणजीत से अपनी बातचीत जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उनके दिल में एक बड़ा भूचाल आ गया था। वह जानते थे कि उनकी साथी सफल हो गई है। सफाई करने के बाद पूजा कमरे के एक कोने में हट गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी दी गई जानकारी सही जगह तक पहुंची है या नहीं। लगभग 15 मिनट बाद, रणजीत के साथ एक और जाम पीने के बाद, इंस्पेक्टर विक्रम ने अचानक माइक्रोफोन उठाया। उसने थोड़ी नशे में होने का नाटक करते हुए कहा, आज बहुत मजा आ रहा है रणजीत, एक गाना हो जाए। मेरे लिए कोई बहुत पुराना, बहुत दर्द भरा गाना लगाओ। हाँ, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना लगाओ, बहुत समय से नहीं सुना। चलते चलते, यह वही पुष्टिकरण संकेत था जो उन्होंने पहले से तय किया था। इसका मतलब था, संदेश स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ, मिशन सफल, सावधान रहो और आदेश की प्रतीक्षा करो। गाने का नाम सुनते ही पूजा के दिल में खुशी और राहत की एक लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि यहां नरक के दिन अब खत्म होने वाले हैं। उस रात लाउंज से निकलने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सीधे डीसीपी आलोक वर्मा के पास गए और पूरी जानकारी दी। पिछला आंगन, सेप्टिक टैंक, कविता और सुनीता, ये शब्द सबसे ठोस सबूत बन गए, जिससे जांच दल की सभी परिकल्पनाओं की पुष्टि हो गई। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। शुरुआती गवाह का बयान, एक अंडरकवर जासूस का वेश्यावृत्ति और अवैध हिरासत की गतिविधियों पर बयान, 2 हत्याओं की पुष्टि और सबसे महत्वपूर्ण, एक विशिष्ट स्थान जहां शवों को छिपाए जाने का संदेह था। उसी रात डीसीपी वर्मा व्यक्तिगत रूप से पूरी केस फाइल लेकर लोक अभियोजक के कार्यालय गए। सबूतों की समीक्षा के बाद, विशेष रूप से अंडरकवर जासूसों से मिली खुफिया जानकारी, अभियोजक ने बिना किसी हिचकिचाहट के रणजीत सिंह और मीना सिंह और उनके सभी गुर्गों के लिए तत्काल गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी। साथ ही उन्होंने सम्राट लाउंज की पूरी तलाशी के लिए एक वारंट को भी मंजूरी दी, जिसमें जांच के लिए परिसर के भीतर संरचनाओं को खोदने और तोड़ने की अनुमति भी शामिल थी। अंतिम जाल बिछा दिया गया था। एक विस्तृत हमले की योजना बनाई गई जिसमें हर विवरण का ध्यान रखा गया। सैकड़ों पुलिस अधिकारी, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टास्क फोर्स STF और अन्य बलों को जुटाया गया। अग्निशमन और बचाव सेवा के कर्मियों को भी,
विशेष उपकरणों जैसे कि एक्सकेवेटर और कंक्रीट ड्रिलर्स के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया। अगली रात 2:00 बजे जब सम्राट लाउंज की आखिरी बत्तियां बुझ गईं और वह अपनी झूठी खामोशी में डूब गया, पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने चुपचाप आगे बढ़कर पूरे इलाके को कई परतों में घेर लिया। डीसीपी वर्मा ने अपनी घड़ी देखी। ठीक 3:00 बजे थे। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी उठाया। उनकी आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजी, निर्णायक और दृढ़। सभी टीमें एक साथ हमला करें। जैसे ही आदेश दिया गया, एसटीएफ की टीमों ने विशेष उपकरणों का उपयोग करके टेम्पर्ड ग्लास के दरवाजों और मजबूत लोहे के गेटों को तोड़ दिया। कांच टूटने, धातु के टकराने और पुलिस, सब अपनी जगह पर रुक जाओ की चीखों ने पूरे इलाके को जगा दिया। रणजीत के गुर्गे, जो या तो सो रहे थे या रात भर के काम के बाद ऊँघ रहे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उन्हें तेजी से काबू कर लिया गया। एक टीम ने लाउंज क्षेत्र को नियंत्रित किया, जबकि दूसरी टीम तेजी से पिछले स्टाफ क्वार्टर की ओर बढ़ी। लोहे का गेट तोड़ दिया गया। सैनिक हर कमरे में घुसे, लगभग 20 बंदी लड़कियों को बचाया। पुलिस अधिकारियों को देखकर लड़कियां, जिनमें प्रिया और एसआई पूजा भी शामिल थीं, अपने आंसू नहीं रोक पाईं। वे एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगीं। उस पल में एसआई पूजा एक कमांडर की अपनी भूमिका में वापस आ गईं। उन्होंने पीड़ितों को शांत करने और उनकी सुरक्षा के लिए अपने साथियों के साथ समन्वय किया। उसी समय डीसीपी वर्मा के नेतृत्व में मुख्य हमलावर टीम सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर गई, जहां रणजीत और मीना का बेडरूम था। मोटा लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर रणजीत और मीना तेज शोर से जागे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, जासूसों ने उन पर झपट्टा मारा, उन्हें बिस्तर पर पटक दिया और ठंडी हथकड़ियों से उनके हाथ कस दिए। उनके चेहरे से वह घमंड और शक्ति गायब हो गई थी, जिसकी जगह अब केवल आतंक और सदमा था। स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने और पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद एक व्यापक तलाशी शुरू हुई। तलाशी का केंद्र पिछला आंगन और वह संदिग्ध सेप्टिक टैंक था। तेज फ्लडलाइट्स की रोशनी में सेप्टिक टैंक के ढक्कन पर डाली गई कंक्रीट की नई परत को तोड़ने का काम शुरू हुआ। जब मोटी कंक्रीट की परत टूटी तो एक भयानक बदबू, सड़न और अपराध की गंध इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोगों को पीछे हटना पड़ा। जब सेप्टिक टैंक को खाली किया गया तो तल पर एक भयावह दृश्य सामने आया। 2 मानव कंकाल, लगभग पूरी तरह से सड़ चुके, एक दूसरे पर पड़े थे, कीचड़ और गंदगी में डूबे हुए। अपराध स्थल पर एकदम घुटने वाली खामोशी छा गई। हर अधिकारी के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें कविता और सुनीता नाम की 2 युवा लड़कियों के गायब होने का जवाब मिल गया था। पूछताछ के दौरान अकाट्य सबूतों के सामने, विशेष रूप से उनके घर के सेप्टिक टैंक के नीचे से मिले 2 कंकालों और बचाई गई दर्जनों लड़कियों के बयानों के सामने, वह शैतानी जोड़ा रणजीत सिंह और मीना सिंह और ज्यादा इनकार नहीं कर सके। उन्होंने अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया। उनका बयान मानव पतन की एक भयावह कहानी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उच्च वेतन वाली नौकरियों के आकर्षक विज्ञापन देकर गरीब पहाड़ी राज्यों की युवा लड़कियों को नोएडा लाने के लिए चालाक तरीकों का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने उनके दस्तावेज जब्त कर लिए, उन्हें धमकाया, पीटा और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया ताकि वे अवैध मुनाफा कमा सकें। कविता और सुनीता के मामले में, चूंकि वे मजबूत इरादों वाली थीं और झुकने को तैयार नहीं थीं, उन्होंने कई बार विरोध किया और भागने की कोशिश की। रणजीत और मीना उन्हें अपनी आंखों का कांटा मानते थे। 2 अलग अलग मौकों पर जब लड़कियों ने जमकर विरोध किया और पुलिस के पास जाने की धमकी दी, तो रणजीत और मीना का वहशीपन जाग उठा। रणजीत ने खुद एक लोहे की रॉड से पीड़ितों के सिर पर तब तक वार किया जब तक वे गिर नहीं गईं। और मीना, वह औरत जिसका दिल किसी भी जानवर से ज्यादा जहरीला था, ने अपने पति को शवों को पिछले आंगन में घसीटने, उन्हें सेप्टिक टैंक में फेंकने और फिर उसे सीमेंट से बंद करने में मदद की, यह सोचकर कि यह सबसे सुरक्षित जगह है और उन्हें कोई कभी नहीं खोज पाएगा। सम्राट लाउंज मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसने समाज के एक भयानक अंधेरे कोने को उजागर किया, जहां गरीब और मजबूर युवा लड़कियां अमानवीय तस्करों का शिकार बन रही थीं। बाद में मुकदमे में, कटघरे में, रणजीत सिंह और मीना सिंह को कई आरोपों का सामना करना पड़ा। हत्या, अवैध हिरासत, वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाना और मानव तस्करी। उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के लिए दोनों को कानून का सबसे कठोर और उचित दंड मिला, मृत्युदंड। मामला बंद हो गया। सम्राट लाउंज को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इसने एक सबक छोड़ा जो कभी पुराना नहीं होगा। यह युवाओं के लिए एक चेतावनी है कि वे इंटरनेट पर आसान काम और उच्च वेतन के वादों से सावधान रहें। यह पुलिस बल की बुद्धिमत्ता,
साहस और अपराध से अंत तक लड़ने के दृढ़ संकल्प का भी एक प्रमाण था। और कहीं न कहीं यह अच्छाई और दया की कहानी भी थी। अगर प्रिया नाम की लड़की की बहादुरी न होती, और अगर अरुण मेहरा नाम के उस ग्राहक की सहानुभूति न होती जिसने बुराई के सामने आंखें बंद न करने का फैसला किया, तो शायद उस सेप्टिक टैंक के नीचे का भयानक रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में दफन रहता।